नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज़न यूपीपीएससी पर। अभी तक हम एंशंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी जानकारी आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी और साथ ही आप acharya.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है विज़न यूपीपीएससी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंशंट हिस्ट्री में हम 9 लेक्चर्स को देख चुके हैं। इसमें हमने 450 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, उनको हमने सॉल्व किया है। और आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है यहाँ एंशंट हिस्ट्री का। आज आप फिर से वही सेम पैटर्न कीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालिए, आपका आंसर क्या है, योर आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे 1 2 3 लिखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी और बी ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए और देखिए आपके कितने गलत हुए और कितने सही हुए हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का आखिरी लेक्चर। इसमें हम विदेशों से हमारे संपर्क जो थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनसे हमें क्या प्राप्त हुआ, विदेशी संपर्क से भारत ने किसे कैसे प्रभावित किया और भारत कैसे प्रभावित हुआ औरों से, विदेशियों से, इसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही आज हम भारतीय दर्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया, सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के माध्यम से फैली। सभी क्षेत्रों, भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म, कितना ऐसा लग रहा है कि अतिशयोक्ति बात हो रही है कि सभी क्षेत्रों में केवल भारतीय संस्कृति बौद्ध धर्म के कारण ही फैली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे व्यापारी भी गए थे, उनके माध्यम से भी प्रसार हुआ है। व्यापार होता था हमारा हड़प्पा के समय भी, जबकि तब तो बौद्ध धर्म नहीं था, ठीक है, मौर्यास के टाइम पे। और हम सब जगह देखते हैं कि हमारे संबंध पहले से ही थे। तो ये चीज़ गलत है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वर्मा म्यांमार के पेंगू और मोलेमन सुवर्ण भूमि कहलाते थे। सही स्टेटमेंट है ये। थर्ड, पांड्य राजाओं ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की थीं। आपको चोल पांड्यचेर में याद होगा, पांड्य राजा यहाँ साउथ इंडिया की तरफ हमें दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा उस समय के सशक्त राजा कौन थे? सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? चोलों का था, ठीक है। और पल्लव भी हैं उस समय पे। तो ये पांड्य राजाओं ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां नहीं स्थापित की थी, पल्लवों ने स्थापित की थी। ध्यान रखिएगा, पल्लव। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन पूछा है, केवल कथन 2 सत्य है, बाकी असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कंबोडिया में है। ये कंबोडिया में नहीं है। सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंडोनेशिया का अंकोर वाट मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ मूर्तियों में अंकित हैं। ये अंकोर वाट नहीं, सॉरी, ये इंडोनेशिया नहीं, ये कंबोडिया में है। कंबोडिया में है अंकोर वाट मंदिर और ये विष्णु का मंदिर है, विष्णु मंदिर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। मैच द फॉलोइंग होता तो सही होती। सत्य कथन पूछा है तो दोनों ही कथन असत्य हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 6ठी सदी में दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से स्थान पर भारतीय शैव राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया? आप देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया से अभी भी हम बहुत ज़्यादा अपने संबंध स्थापित करते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी, उसके बाद आई कौन सी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फिर हम आसियान जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप,
इसमें भी हम कौन है, मेंबर हैं। तो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के देश हैं, तो उस समय पे भी रहे थे। और म्यांमार में कालादान प्रोजेक्ट और बहुत सारी रोड बनाए जा रहे हैं कनेक्टिविटी के लिए, क्योंकि पड़ोस में ही है ये हमारे, तो तब भी इम्पोर्टेंस में थे, एंशियंट टाइम में भी, और आज भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी। तो देख लेते हैं, 6ठी सदी की बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व एशिया और भारतीय शैव राजाओं ने अपना राज्य स्थापित किया था। तो अभी हमने देखा था कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, विष्णु का मंदिर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब विष्णु थे तो हमें दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोग शैव धर्म को मानने वाले भी हों। तो यहाँ पे कंबोज मतलब कि कंबोडिया यहाँ पे स्थापित किया था, और दूसरा कहाँ स्थापित किया था, चंपा में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा डी। हमें कैसे पता चलता है, कंबोज जो है जगह, वहाँ पे हमें संस्कृत भाषा के अभिलेख मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीयों ने निम्नलिखित में से किस देश से पान की बेल लगाने की विधि सीखी। पान की बेल कहीं ना कहीं दक्षिण पूर्व एशिया दिख रहा है हमको, ये भी ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश नहीं है, चीन। तो चीन से हमने क्या सीखा था, रेशम बनाने की विधि। इंडोनेशिया से हमने सीखी है पान की बेल लगाने की विधि, ठीक है। और उसके बाद कंबोडिया में हमारा मंदिर दिखाई देता है, विष्णु मंदिर। और अफगानिस्तान से हमने क्या सीखा है, अफगानिस्तान की तरफ लिपि, खरोष्टी लिपि और इस सब के हमारे अभिलेख मिले हैं अशोक के समय के, ठीक है। और यूनानियों और रोम वाले जो हैं उनसे हमने सोने के सिक्के ढालना सीखा है। हमारे यहाँ बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं, कुशाणों ने भी चलाए थे, हम पीछे वीडियोस में डिस्कस किया है, ठीक है। और चीन से रेशम उत्पादन और कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में हुआ था, और ये जो है हमारे यहाँ से चीन में गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, इंडोनेशिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एशिया माइनर क्षेत्र में लगभग 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त बोगाज कोई मितन्नी अभिलेख में किन देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ये आपको पता है एशिया माइनर किसे कहते हैं, एशिया माइनर जो आज का टर्की का इलाका है, तुर्की, उसको एशिया माइनर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक अभिलेख मिला है, उसमें कुछ देवताओं का वर्णन है। तो ये देवता है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, इन 4 वैदिक देवताओं का वर्णन हमें उसमें मिलता है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अशोक के साम्राज्य की पूर्वतम सीमा का निर्धारक निम्नलिखित में से किस अभिलेख या स्तंभ लेख या शिलालेख को माना जाता है। आपको पता है अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था, ठीक है, वो सम्राट उसे कहते थे। तो उसकी जो पूर्वतम सीमा है उसके साम्राज्य की, वो किस लेख से पता चलती है, वो हमको बताना है। तो पूर्वतम सीमा कहाँ पे हो जाएगी, कुछ एक मिनट, मैप बहुत बेकार बन रहा है, इस तरीके से हम देख रहे हैं। पूर्वतम सीमा यहाँ कहीं पे है। आपको याद है कि अशोक जो है लुम्बिनी में गया था, ठीक है, उसके अभिलेख से पता चलता है कि वो जहाँ पे महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे वहाँ पे वो लुम्बिनी में गया था। तो पूर्वतम सीमा यहीं से कहीं होगी। तो जो निगाली सागर स्तंभ लेख है वो लुम्बिनी के रूपनदेही जिले में स्थित है, और यही अशोक के साम्राज्य की पूर्वतम सीमा है। जौगढ़ अभिलेख कहाँ है, उड़ीसा में है। लौरिया अरेराज अभिलेख कहाँ है, ये बिहार में है। और जटिंग रामेश्वर कहाँ है, ये कर्नाटक में है, ठीक। देखिए आप इसको पहले ही एलिमिनेट कर सकते थे, जटिंग रामेश्वर कहीं ना कहीं ये साउथ इंडिया को डिपिक्ट कर रहा है, तो हटा देते आप इसको, ये ऑप्शन पहले ही कट जाता और इन 3 में से बचता आपका। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश में इस्पात बनाने की कला का विकास हुआ। इस्पात मतलब स्टील बनाने का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, भारत में। भारत में सबसे पहले स्टील बनाने का विकास हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये अन्य देशों को निर्यात भी करता था,
ठीक है। अब तो क्या होता है, जापान सबसे ज़्यादा हमें निर्यात करता है, हमारा लोहा लेता है, उसके बाद हमें निर्यात भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मध्य एशियाई संपर्क से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य एशिया और विज्ञान प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है। भारतीयों ने यूनानियों से चमड़े के जूते बनाने की कला ग्रहण की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। चमड़े के जूते हमें पहले नहीं बनाने आते थे। हमारे राजा महाराजाओं को आप देखते हैं कि वो क्या पहनते थे, खड़ाऊ, जो लकड़ी की रहती थी। उसके बाद इस काल में शीशे के कार्यों में विशेष रूप से उन्नति हुई। शीशा मतलब लेड, शीशा मिरर वाला नहीं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है, कुषाण शासकों ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाईं। ये तो हम बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, कैट फिशर्स ने बहुत ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हैं। सत्य कथन जब पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। म्यांमार वर्मा के लोगों ने बौद्ध धर्म के थेरवाद संप्रदाय को विकसित किया। सही है, ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है थेरवाद। ठीक। चीनियों ने बौद्ध चित्रकला की शुरुआत की। ये गलत है। बौद्ध चित्रकला, बौद्ध धर्म जो है भारत में ही मतलब बना है या आया है सबसे पहले, और यहीं पे चित्रकला में दिखाई देती है। कौन कौन, कहाँ कहाँ, मथुरा शैली और गांधार शैली में बहुत ज़्यादा चित्रकलाएं हैं इसकी। और अजंता की गुफाओं में भी बौद्ध चित्रकला के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्तूपों में नागार्जुन कोंडा, अमरावती, बरहुत, सांची, इन सब स्तूपों में मिलते हैं। तो आपको लगता है चीनियों ने हमें सिखाया होगा? उल्टा है इसका। चीनियों ने नहीं, भारत ने स्टार्ट किया था। भारत से चीनियों ने बौद्ध चित्रकला सीखी है। और भारतीयों ने चीन वालों से क्या सीखा है? प्लीज़ ये मत कहिएगा कि कोरोना एक दूसरे को भेजना या इस तरीके की। उन्होंने रेशम उपजाना सीखा है, रेशम, सिल्क प्रोडक्शन। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक श्रीलंका भेजे गए थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कौन कौन था? संघमित्र और महेंद्र। तो यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, तो 1 और 3 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुषाण काल में खरोष्टी लिपि में लिखी प्राकृत भाषा मध्य एशिया में फैली। खरोष्टी लिपि में किसके अभिलेख मिले थे? अशोक के। लेकिन ये अभी कुषाण काल की बात कर रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि बहुत सारे हमें मध्य एशिया में ईसा की 4वीं सदी के अनेक प्राकृत अभिलेख और पांडुलिपियाँ मिले हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। बामियान हाथी दांत की दस्तकारी के लिए प्रसिद्ध था। गलत है, बामियान नहीं, बेगराम प्रसिद्ध था। और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में है बामियान। ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियाँ और बिहार मिले हैं। तो सत्य कथन जब पूछा है, केवल एक कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में बनी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये कहाँ पर है? बामियान में। ये किस जगह है? अफगानिस्तान में। ठीक है, अभी देख के लगता होगा कि वहाँ इस्लाम धर्म सबसे ज़्यादा है, पर वहाँ पे पहले बौद्ध धर्म था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? दर्शन से संबंधित अब क्वेश्चंस आ गए हैं, तो देखते हैं हम इसमें क्या है। दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारतीय दर्शन का विषय आत्मा और परमात्मा के संबंधों का चिंतन है। बिल्कुल सही है। भारतीय दार्शनिक जो थे वो क्या कहते थे कि संसार को उन्होंने माया माना। ठीक है, ये, और आत्मा और परमात्मा के जो संबंध है उनकी विवेचना की। जिस तरीके से आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध जब हुए थे, उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने
ये जो इतना भोग विलास का जीवन था उसको हटा दिया, उसको छोड़ के वो चले आए और ज्ञान प्राप्ति की ओर लगे। ऐसे ही महावीर बुद्ध, जैन धर्म का जो जिन्होंने आगे बढ़ाया, जो ज़्यादा प्रसार किया, उनका भी सेम कंडीशन थी। उन्होंने क्या प्राप्त किया था? कैवल्य प्राप्त किया था। तो उन्होंने ये जो सांसारिक मोह है उस पर गहन चिंतन किया, उसको हटाया और जो आंतरिक आत्मा के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसकी ओर उसको प्राप्त किया और लोगों को भी उसकी ओर बढ़ने के लिए कहा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी बिल्कुल ठीक है। सेकंड देख लेते हैं। दार्शनिक शोपेनहेवर ने अपनी दार्शनिक विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को स्थान दिया है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। और वो कहा करते थे कि उपनिषदों ने उन्हें इस जन्म में दिलासा दी है और मृत्यु के बाद भी देती रहेगी। ठीक। लास्ट स्टेटमेंट, भारत में जगत के विषय में केवल आध्यात्मिक विचारधारा का विकास हुआ। बिल्कुल गलत है। आध्यात्मिक विचारधारा का केवल विकास नहीं हुआ है, प्रसिद्ध जरूर है, पर यहाँ पे भौतिकवादी विचारधारा भी आपको दिखाई देगी। भौतिकवादी विचारधारा के सबसे श्रेष्ठ कौन है? चार्वाक, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है क्या? जब तक जियो उधार लेकर घी पियो। मतलब इतना भौतिकवाद को करो कि आपको चाहे अपने सुख के लिए उधार ही क्यों ना लेना पड़े। जैसे आजकल ईएमआई कल्चर आप देखते हैं ना, एसी लगी है ईएमआई पर, कार है ईएमआई पर, घर है ईएमआई पर। तो ईएमआई कल्चर कहीं ना कहीं भौतिकवादी दर्शन या फिर चार्वाक के दर्शन जो उन्होंने बताया है उसको व्यवहारिक रूप दे रहा है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है गलत है। सत्य कथन पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2। देख लीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। प्राचीन काल में गणित के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? गणित, मैथ्स, ठीक है। भारत में सबसे पहले अंकन और दार्शनिक पद्धति का प्रयोग हुआ। सही स्टेटमेंट है। किसने? आर्यभट्ट के समय पे। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है पश्चिमी देशों ने दार्शनिक पद्धति चीनियों से सीखी थी। ये स्टेटमेंट गलत है। उन्होंने दार्शनिक पद्धति किससे सीखी थी? अरबों से। अरब जो थे, अरेबियन पीपल, उनसे सीखी थी, अरब से सीखी थी। और चीनियों ने यह पद्धति बौद्ध धर्म प्रचारक, देखिए हिंदुस्तान में हुई, इंडिया से चाइना गई, किसके थ्रू? ठीक है। और उसके बाद ये अरब लोगों ने, और अरबों से किस में गई? ये ब्रिटिश यानी कि वेस्टर्न में, या अमेरिकन, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे इस तरीके से गई है। और यहाँ इंडिया से बाहर कैसे गई? बौद्ध धर्म प्रचारकों के थ्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और दार्शनिक पद्धति का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, अभी हमने बात ही की थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सही उत्तर चुनना है तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। 1 और 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यभट्ट ने यज्ञ वेदी बनाने के लिए व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक। आपने याद कीजिए, अभी हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा कि यज्ञ वेदी बनाने के लिए ज्यामितीय नियमों की बात की गई है, कितना उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट होनी चाहिए। तो ये ज्योमेट्री का पोर्शन है। ये कौन सी बुक में हमें दिखा था? हमने पहले ही पढ़ा था, शुल्व सूत्र में। ठीक। ये जो व्यवहारिक ज्यामिति है इसको आप स्तंभ ने इसकी रचना की है। जो व्यवहारिक ज्यामिति की बुक है उसकी रचना किसने की? आप स्तंभ ने, ना कि आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने दार्शनिक प्रणाली बताई है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम आप स्तंभ ने निकाला, ये गलत है। ये किसने निकाला है? आर्यभट्ट ने निकाला है। ठीक। तो व्यवहारिक ज्यामिति किसकी है? आप स्तंभ की। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आर्यभट्ट का। तो सत्य कथन पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना तो कथन 1 ना ही 2, दोनों ही गलत हैं। आर्यभट्ट किसके टाइम पे थे? याद करिए, गुप्त काल में, गुप्तास के टाइम पे थे।
क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों का पता लगाया था? आर्यभट्ट ने। सूर्य सिद्धांत जो पुस्तक है उसमें कुछ कुछ इसके बारे में देखने को मिलता है और ये आर्यभट्ट ने पता लगाया था। ठीक है, उनकी ग्रहों की स्थिति की भी गणना की थी, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया था। आपको पता ही होगा किस तरीके से ये वैसे ज्योग्राफी और साइंस का है कि ये यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, मून है, ये अर्थ है, कब कौन बीच में आ जाता है, फिर इस तरीके से वाली कंडीशन भी होती है। तो ये सब आपको पता है, ये आप साइंस में या ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, प्राचीन भारत में आयुर्विज्ञान क्या है? चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? देखिए, जितने क्वेश्चन राजा, उनके अभिलेख, इस सब पे आते हैं, उसके साथ साथ यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों ही इस टाइप के क्वेश्चन से पूछ सकता है, चिकित्सा विज्ञान में क्या स्थिति थी। ठीक है, तो ये भी हमें पढ़ना है। औषधियों का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सुश्रुत की पता है आपको, उन्होंने लिखी है बुक औषधि के लिए, तो उन्होंने शल्य चिकित्सा के बारे में बताया है। पर औषधि का सबसे प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? अथर्ववेद में। सही है। सेकंड क्या है? सुश्रुत संहिता में रोगों के उपचार के लिए शल्य विधि बताई है, अभी हमने देखा, सही स्टेटमेंट है। शल्य विधि क्या होती है? ऑपरेशन, सर्जरी। नेक्स्ट, चरक को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है, गलत है, सुश्रुत को कहा जाता है। ठीक है, चरक की जो चरक संहिता है चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का पिता कहा जाता है। चरक संहिता में कुष्ठ और मिर्गी के अनेक प्रकारों का वर्णन है, सही स्टेटमेंट है। और इस पुस्तक में उन पेड़ पौधों का भी वर्णन किया गया है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता था। आपको पता है कि पहले के ज़माने में पेड़ पौधों से ही दवा का बना ली जाती थी। संजीवनी बूटी लाए थे कौन? हनुमान जी। ठीक है, तो यहाँ पे सी कथन गलत है, बाकी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। नोट पे, सिक्के पे और जितने भी हमारे गैजेट हैं भारत का, वाइट पेपर, सब पे आपको क्या मिलता है? इस तरीके से 4 सिंह वाली मूर्ति आपको दिखाई देती है। सही है। भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से गांधार शैली का जन्म हुआ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। भारतीय शैली और यूनानी शैली बाहर से आई थी और ये पड़ता है बीच में बफर एरिया, तो यहाँ से भारतीय शैली गई, यहाँ से यूनानी आई और एक नई बन गई क्या? गांधार शैली। जिस तरीके से दाल और चावल को मिला के जो डिश बनती है वो क्या होती है? खिचड़ी। उसी तरीके से ये बन गई। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, भारतीय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका मुख्य विषय मोक्ष रहा है। मोक्ष क्या होता है आपको पता है? जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार हो जाना, उससे ऊपर उठ जाना। ठीक है, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा, वो परमात्मा में उस समय विलीन हो जाती, फिर हम दोबारा जन्म नहीं लेते हैं। जैसे कहते हैं ना 84 लाख योनियों में जन्म होता है मनुष्य का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। 4 आश्रम बताए गए हैं जिसमें चौथे में संन्यास आश्रम के माध्यम से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का वर्णन सबसे पहले वेदों में किया गया था, ये बात गलत है। मोक्ष का सबसे पहले उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया था। ठीक है, बाद में भले ही ब्राह्मण जो लोग थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, पर सबसे पहले किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। सर्वाधिक प्राचीन दर्शन सांख्य माना जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सांख्य की जो कहाँ से ये निकला है, ये शब्द कहाँ से डिराइव हुआ है? संख्या।
और ये क्या है, सांख्य जो है 6 संप्रदाय, इसके साथ दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हुए हैं, उसी में एक सांख्य भी है और ये सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। सत्य कथन क्या है यहाँ पे, सी, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 20, सांख्य दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने देखा था सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या कहता है ये दर्शन। यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, गलत है, यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट, इसके अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का कारण प्रकृति है, सही स्टेटमेंट है। ईश्वर को नहीं मानता, ये क्या कहता है, प्रकृति, ठीक है। प्रकृति के बाद उसके बाद ये पुरुष को भी सृष्टि के उत्पत्ति का कारण मानता है। नेक्स्ट, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट, इसमें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ठीक है। और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष, तो आपको क्या लग रहा है, ये कहीं ना कहीं साइंस की बात कर रहा है। कभी आप मेन एग्जाम में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे जो दर्शन थे वो हमें विज्ञान के बारे में तभी जानकारी देते थे, किस तरीके से, वो तर्क की बात करते थे, ठीक, प्रत्यक्ष अनुमान और इस सब के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप इसको बता सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। सत्य कथन क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 3, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, योग दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योग दर्शन के बारे में तो आपको पता ही है। इसके अनुसार मोक्ष का मार्ग ध्यान और आसन है, सही बात है, बहुत सारे आसन हैं। दैहिक व्यायाम और प्राणायाम, श्वास का व्यायाम, दोनों ही बताए गए हैं इसमें। और योग करने से क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना। किस किस चीज़ का जुड़ाव होता है, हमारे मन का और शरीर का, ठीक है। उस समय एकाग्रता आ जाती है, कहते हैं ना कि योग किया कीजिए, मेडिटेशन किया कीजिए, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। इसका मूल आधार ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का निग्रह है, यानी कि इन दोनों की, ज्ञान और कर्म, इन दोनों का क्या है, एकाग्र, कंसंट्रेशन है। आप बाहर की चीज़ों को भूल जाते हैं और सिर्फ अंदर की आवाज़ें सुनने लगते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सत्य कथन पूछे गए हैं, तो सी, 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैशेषिक दर्शन, इसने भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ किया, सही बात है। इसने क्या किया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के मिलने से नई वस्तु बनती है, ये बताया। विशेष का मतलब क्या होता है, कुछ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो इसने कुछ स्पेशलाइजेशन लेके आए। साइंस हमें पहले से पता थी, पर साइंस में भी एक स्पेशलाइजेशन कौन सा आया, फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। इस दर्शन ने परमाणुवाद की स्थापना की। परमाणुवाद, ये भी ठीक है कि हर चीज़ जो है एक परमाणु से बनी होती है, उसके संयोजन से बनी होती है। सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु है। और नेक्स्ट क्या है, यह नास्तिक दर्शन है, ये गलत है, यह आस्तिक दर्शन है। जबकि सांख्य क्या है, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता है, जबकि ये रखता है। तो असत्य कथन, सत्य कथन यहाँ पूछा है, तो 1 and 2 सत्य हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा ए। ये जितने भी दर्शन हैं आप इनको याद करिए और इस तरीके से पूरा ये बनाइए, ठीक है। उसके बाद सांख्य, वैशेषिक और सब पे लिखिए और पॉइंट में लिखिए, ईश्वर की सत्ता में हाँ या नहीं, इस तरीके से पूरी एक टेबल बना लीजिए, केवल एक सिंगल पेज पे, ठीक है। वो आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी, आपको रिवीजन में आसानी होगी। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण दर्शन मीमांसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वेदों में लिखी गई बातों को सत्य मानता है। मीमांसा बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, और वेद भी यही कहते हैं। इसमें तर्क का प्रयोग कर वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को नकारा गया है।
वेदों की बातों को सत्य मान रहा है और तर्क का प्रयोग कर वैदिक अनुष्ठानों के औचित्य को नकारा है। ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। अगर पहला सही है तो दूसरा डेफिनेटली गलत होगा। ठीक है, तो इसमें तर्क का प्रयोग विविध कर्मकांडों को के सही होने, उनका औचित्य सिद्ध करने के लिए किया गया है, ना कि नकारने के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्या है, यह सामाजिक स्तर पर वर्ण भेद को स्वीकार करता है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि ये वेदों में बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ ठीक होगी। सत्य कथन पूछा है तो आंसर हो जाएगा हमारा सी जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, न्याय दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? न्याय दर्शन, इसमें तर्कशास्त्र का प्रयोग किया गया है। जब न्याय की बात की जा रही है तो डेफिनेटली तर्क की बात की जाएगी। विश्लेषण पद्धति, किसने किसको मारा, किन सर्कमस्टेंसेस में मारा, वो सब तर्क की बात की जाएगी। तो तर्कशास्त्र का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा। न्याय दर्शन, इस दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जब आपको सत्य ज्ञान होगा, सही चीज़ पता होगी, यथार्थ ज्ञान जो है वही वैध है, ये मानता है। तो जैसे कोई एक दीवार है, आप उसको दीवार के रूप में ही माने, ठीक है। या फिर कोई रस्सी है, एग्जाम्पल लेते हैं, रस्सी को रस्सी माने, ना कि उसको सांप माने। यथार्थ ज्ञान, ठीक है, उसी से मोक्ष मिलता है। अल्टीमेटली इनका एम क्या था, मोक्ष प्राप्त करना। तो ये कहते थे सत्य की प्राप्ति या सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेने से ही मोक्ष मिलता है। स्टेटमेंट ठीक है। इसमें कथन की सत्यता जानने के लिए प्रत्यक्ष शब्द और उपमान साधनों का प्रयोग बताया गया है। ये गलत है। इस दर्शन में क्या है, ये वाली चीजें कहाँ दिखाई देती हैं हमें, सांख्य दर्शन में। जबकि इस दर्शन में क्या है, सत्यता की जांच अनुमान शब्द और उपमान प्रमाणों द्वारा की जाती थी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सत्य कथन पूछे हैं, आंसर हमारा हो जाएगा ए, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, वेदांत दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदांत, वेद का अंत। इस दर्शन का मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, सही स्टेटमेंट है। वादरायण इसके लेखक है। इस ब्रह्मसूत्र के लेखक कौन है, वादरायण। उसके बाद यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है, बिल्कुल सही है, मानता है। ये कहता है मनुष्य को पूर्व जन्म में जो उसने कर्म किए हैं उसी के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। थर्ड स्टेटमेंट, द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज के अनुसार ब्रह्मा निर्गुण है और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। रामानुज क्या कहते हैं, मोक्ष सर्वोत्तम साधन है, पर वो ब्रह्म को सगुण मानते हैं, ठीक है। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं शंकराचार्य, वो निर्गुण मानते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। सत्य कथन क्या हो जाएंगे, 1 and 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं? तो कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। इन्होंने क्या बताया है, मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा मिला हुआ है, ना कि किसी दैवीय शक्ति द्वारा। यानी कि ईश्वर की सत्ता नहीं है, किसकी सत्ता है, प्रकृति की सत्ता। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं भौतिकवादी दर्शन, और इसके प्रवर्तक कौन है, चारवाक। चारवाक दर्शन भी बोला जाता है, जब तक जियो उधार लेकर घी पियो। और इस दर्शन में क्या है, दुनिया के साथ बहुत गहरे संबंध को महत्व दिया गया है। भौतिकवादी चीज़ों की ओर आपको आकर्षित होना है, जबकि बाकी दर्शन क्या कहते हैं, भौतिकवादी चीज़ों से हटो, यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करो, ठीक, दुनिया से दूर जाओ। तो यहाँ पे चारवाक दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ईसा पूर्व 6ठी सदी में जनपद बड़े राज्य, यानी कि बड़े राज्यों की बात हो रही है, निर्माण में सहायक कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे का व्यापक प्रयोग होने से जनपदों के निर्माण के लिए उपयुक्त
उपयुक्त परिस्थितियां बनी। सही स्टेटमेंट है। लोहे का व्यापक प्रयोग होगा, तलवारें बनेंगी और हथियार बनेंगे। उसके बाद खेती करने के लिए भी हमें नए नए उपकरण मिलेंगे, औजार मिलेंगे, और अधिक किसान जो है अधिक अनाज पैदा करने लगे, इसलिए राजा अपने जो है सैनिकों के और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अधिक अनाज जमा कर सकता था। जब अधिक अनाज होगा और लोग जो हैं अधिक अनाज है, ज़मीन से उनका बहुत लगाव हो जाएगा, तो लोग ज़मीन हड़पेंगे, जैसे आज भी गांव में होता है, तो इसने इसकी मेड़ काट ली, उसने उसकी मेड़ काट ली। तो इस तरीके से जब लगाव होगा तो लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाई होंगी तो ऑब्वियसली हमें युद्ध की ज़रूरत होगी, युद्ध करना होगा तो वेपन चाहिए होंगे। तो लोहे का जो व्यापक प्रयोग इसके लिए सहायक रहा है, और नए उपकरणों की सहायता से अधिक अनाज उत्पन्न होने लगा था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। महाजनपद मोस्टली कहाँ पे आपने देखे होंगे? अंग, कौशल, उसके बाद क्या दिखाई देता है? मगध, अयोध्या, प्रयाग में कंबोज है, मत्स्य है, वज्जी, चेदी, कुरु, पांचाल, ये सब हमें मोस्टली कहाँ दिखाई देते हैं? जो जहाँ पे लोहा मिलेगा और जहाँ पे खेती, जैसे अवंती है, अवंती कहाँ पर है? उसकी राजधानी उज्जैनी, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, अशमक। ये सब हमें जहाँ पे दिखाई देंगे जहाँ लोहा भी है और हम खेती भी कर सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। सत्य कथन पूछें तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ईसा पूर्व 6ठी सदी में निम्नलिखित महाजनपदों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि एक बार यूपी में पूछा भी गया है कि मत्स्य जनपद वर्तमान में किस जगह पड़ता। तो वर्तमान में वो कहाँ पड़ता? राजस्थान में, मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी। तो हमें पता है मत्स्य राजस्थान में है, सबसे पश्चिम में हो गया, तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद हमें पता है अंग, मगध के बारे में पता है, ये बिहार की तरफ है, पर अंग जो है, अंग जनपद, वो चंपा इसकी जिसकी राजधानी है, वो भी बिहार में है। तो अंग पहले पड़ता है पूर्व में, उसके बाद पड़ता है मगध। तो सबसे पहला जिसमें अंग हो, सबसे लास्ट जिसमें मत्स्य हो, क्योंकि ये राजस्थान में पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब बचे कौन से ऑप्शन? ए और बी। अंग, मगध दोनों के बारे में पता है, मत्स्य के बारे में पता है। काशी और कौशल, तो काशी पहले है या कौशल? काशी पहले है, उसके बाद क्या है? कौशल। कौशल अयोध्या को कहते हैं। ठीक, तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और मत्स्य क्या है? राजस्थान में है। अंग और मगध दोनों बिहार में है। इनकी राजधानी भी याद करनी है, मगध जो आधुनिक पटना और गया जिले में है। ठीक, तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए। इसकी आप जरूर डेफिनेशन, इसके वर्तमान में कौन से स्थान पर है उसकी राजधानियाँ याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र का विधर्मिक स्कूल नहीं है? विधर्मिक, धर्म से जिसका रिलेशन ज़्यादा नहीं है, जो वेदों के अधिकार को स्वीकार ही नहीं करता। विधर्मिक स्कूल किसे कहते हैं? जो भारतीय दर्शन के स्कूल हैं, जो वेदों के अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं। तो वैशेषिक जो है, वैशेषिक दर्शन, वो रूढ़िवादी स्कूल, भारतीय दर्शन का वैशेषिक स्कूल, रूढ़िवादी स्कूल भारतीय दर्शन है, इसलिए ए जो है सही विकल्प है, विधर्मिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र के आजीविक स्कूल का समर्थक है? आजीवक स्कूल का समर्थक कौन है? आप लोगों को पता ही है, मक्खली गोशाल। ठीक, मक्खली गोशाल इसका आंसर है, तो बी सही हो जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित भारतीय दार्शनिक में से कौन वर्धमान महावीर के पहले शिष्य थे? पहले शिष्य कौन थे वर्धमान महावीर के? मक्खली गोसाल इनके पहले शिष्य थे। ये आजीविक विधर्मिक स्कूल के समर्थक भी हैं और इनके शिष्य भी हैं। वो क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की हर वस्तु भाग्य और भाग्य के साथ समन्वित है, यानी कि नियतिवाद पे
भरोसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे भारतीय भौतिकवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में माना जाता है? कौन है बताइए? अजीत केसकंबली, इनको भारतीय भौतिकवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में माना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। यहाँ देख लीजिए, उच्छेदवाद विधर्मिक दर्शन स्कूल के अनुसार आत्मा के भी नष्ट हो जाने का सिद्धांत होता है, जबकि हम आज तक क्या जानते हैं? आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। भगवत गीता में भी कहा गया है आत्मा न नष्ट होती है न जन्म लेती है, क्या होता है? शरीर बदलती है केवल। जबकि प्राचीन काल के भारतीय भौतिकवाद के पहले ज्ञात समर्थक के रूप में अजीत केसकंबली को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन शास्त्र में अज्ञेयवाद का समर्थक है? अज्ञेयवाद का समर्थक कौन है? संजय वेलाथीपुत्र, बी इसका सही आंसर है। और ये क्या कहते हैं? विश्व की कुछ वस्तुओं का निश्चयात्मक ज्ञान संभव है, वहाँ कुछ ऐसे तत्व या पदार्थ भी हैं जो अज्ञेय हैं, अर्थात उनका ज्ञान जो है संभव नहीं है। सही बात है कि हर चीज़ का ज्ञान संभव नहीं है, इसीलिए तो आज भी हम खोज रहे हैं कि विश्व में कौन सी चीज़, जैसे कि समुद्र के नीचे भी खोज रहे हैं, उसके बाद अंतरिक्ष में भी देख रहे हैं, तो हर चीज़ का ज्ञान संभव नहीं है। कुछ चीज़ें क्या हैं? आज भी अज्ञेय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस भारतीय आंदोलन ने विधर्मिक दर्शन शास्त्र को जन्म दिया? विधर्मिक का मतलब वेदों की ओर ना मानने वाला और पूजा पाठ या नास्तिक कह सकते हैं उसको। तो श्रमण आंदोलन ने, भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन नहीं, इसका क्या है? श्रमण आंदोलन। श्रमण आंदोलन की वजह से ही विधर्मिक दर्शन की शुरुआत हुई है, जिसमें आत्मा को स्वीकार करने या इनकार करने से लेकर परमाणु, एंटोनियम, नैतिकता, भौतिकवाद, नास्तिकता, अज्ञेयवाद, स्वतंत्र इच्छा के लिए घातकता और पारिवारिक जीवन के लिए अति तपस्या का आदर्शीकरण, सख्ती से स्वीकार करने या इनकार करने से लेकर सख्त हिंसा, अहिंसा और शाकाहार हिंसा और मांस खाने की अनुमति के लिए जैसे मूल्यों पर विचार किया गया है। ये कहीं ना कहीं क्या है? थोड़ा सा आगे है, एक स्टेप आगे है। इन सारे जो कंडीशंस आ रही थी किसी भी दर्शन को मानने के कारण, तो ये सब चेक किया गया था। जैसे कहा जाता है गृहस्थ आश्रम में तो आप अपना जी जान लगा दीजिए परिवार के लिए, तो वो कितना सही है या नहीं सही है। जैसे अति तपस्या का जो आदर्शीकरण है वो सही है या नहीं, तो इस सब पे विचार किया गया है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ पे? सी, श्रमण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन अक्रियावादी या अमूर्तवाद का समर्थक है? ये क्वेश्चंस काफ़ी नए हैं आपके लिए, बहुत रेयर ही इनको पूछा गया है आज तक, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है, यूपी पीसीएस कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमें केवल इनके नाम, कौन समर्थक है, बस एक दो लाइन इनके बारे में जाननी है। ज़्यादा इन पे R&D नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा R&D हमें किस पे करनी है? बौद्ध जैन धर्म, भक्ति सूफी आंदोलन और जो 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, दर्शन हैं, भारतीय दर्शन, उनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है। बस इनके थोड़े से हमें नाम पता होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आए और हम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं उस समय, क्योंकि यही 2-4 क्वेश्चन जो आप सबसे अलग सही करके आएंगे, यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। देख लेते हैं अक्रियावादी का समर्थक कौन है? पुराण कश्यपा। ये अमूर्तवाद की मानते हैं। ये इनकी मान्यता क्या कहती है? ना तो कोई कर्म है, ना कोई क्रिया है, ना कोई प्रयत्न है, यानी कि ये तो बिल्कुल किस पे? अक्रिय रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है, तो कुछ भी मत करिए, बस ऐसे ही बैठे रहिए। नेक्स्ट, बिंदुसार मौर्य सम्राट के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विधर्मिक भारतीय दर्शन बहुत लोकप्रिय हुआ था? याद करिए कौन सा था? आजीवक संप्रदाय, आजीवक था। और बिंदुसार ने इन्हें क्या दिया था? गुफाएं दी थी, गिफ्ट, मतलब इनको दान में गुफाएं दी थी। तो आजीवक संप्रदाय यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित भारतीय दर्शन में से कौन पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांत आत्मनिष्ठावाद के समान है? आत्मनिष्ठावाद, इंडिविजुअलिटी, अपने लिए सोचना, परोपकार, समाज के लिए ना सोच के अपने लिए सोचना, आत्मनिष्ठ, अपने लिए ही केवल निष्ठा रखना।
तो उसके साथ कौन है? भारतीय दर्शन कैसा है? सबका सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वहित की बात करना। और पश्चिमी क्या कहता है? आत्मनिष्ठा। तो कौन सा दर्शन उससे सबसे ज्यादा समान है? अनेकतावाद। बौद्ध दर्शन नहीं है। बौद्ध दर्शन में बोधिसत्व क्या थे? वो बार बार जन्म लेते थे जिससे कि काफी सारे लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सके। ठीक है। भारतीय राजनीतिक दर्शन का कोई मतलब नहीं बनता है और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो अनेकतावाद जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन शास्त्र आध्यात्मिकता, घटना ज्ञान, नैतिकता और ज्ञान मीमांसा से संबंधित है? आध्यात्मिकता, घटना ज्ञान, नैतिकता और ज्ञान मीमांसा, बौद्ध दर्शन इससे संबंधित है। इसके बारे में हम काफी पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के विधिवेत्ता थे? प्राचीन काल से मध्यकाल एकदम तो नहीं आ गया होगा, धीरे धीरे एक स्टेज आई होगी। तो अब हम उस स्टेज को देखते हैं। तो विधिवेत्ता लॉयर्स बताने हैं उस टाइम के। जिमूतवाहन सही है। जिमूतवाहन उस समय के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। राजशेखर, राजशेखर नहीं थे। ये गुर्जर प्रतिहार शासक जो थे महेंद्रपाल, उनके दरबार में थे राजशेखर, लेकिन नहीं है। हिमाद्री और विज्ञानेश्वर, ये तीनों ही मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता है। और विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका, मतलब कि आलोचना टाइप भी लिखी है। आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। ये देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट, वासव का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से है? ये बहुत न्यूज़ में भी रहता है और अभी कुछ समय पहले ये न्यूज़ में था भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्या मांग कर रहे थे कि हमें अलग संप्रदाय बनाया जाए हमारा पूरा। तो ये अपने धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं ये लोग। तो वासव का जो संबंध है वो है लिंगायत संप्रदाय से। लिंगायत संप्रदाय, वीरशैव इनके जो है प्रथम आचार्य थे और कर्नाटक में इनका ज़्यादा प्रसार हमें देखने को मिलता है। और ये क्या कहते हैं लिंगायत संप्रदाय के लोग को? शिव है वो संसार के मूल या परम कारण है और शिव को ही ये सर्वव्यापी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी बहुत बार है, देख लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 में दर्शन और प्रणेता दिए गए हैं, उनके बारे में हमें देखना है। शंकराचार्य, अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतावाद और माधवाचार्य द्वैतावाद, ये एक दूसरे, ये इनसे संबंधित हैं। तो आंसर यहाँ पे है ए। ठीक है। शंकराचार्य कौन थे? जिन्होंने वेद या वेदांत दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा स्थापित की। उन्होंने वेदांत सूत्र, उपनिषद और गीता पर अपने भाष्य लिखे और अद्वैत वेदांत की प्रतिष्ठा की। और वो क्या कहते थे? ब्रह्म ही सत्य है, संसार मिथ्या और जीव ब्रह्म का ही अंश है। हम सब क्या है? ब्रह्मा का अंश है। ठीक है। तो शंकराचार्य का सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है और बाकी एक्सप्लेनेशन में आपको दिया है, आप पढ़ सकते हैं। और इनको याद भी कर लीजिए, किसने अद्वैतवाद लिखा है, किसने द्वैतवाद, किसका विशिष्ट द्वैतावाद, इस तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 8 अध्यायों में बांटा गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अष्टाध्यायी, इसका मीनिंग ये 8 अध्याय। ठीक, ये स्टेटमेंट ठीक है। इसमें 4000 सूत्र हैं जिनमें केवल 2-2 या 3-3 शब्दों के ही हैं। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इस ग्रंथ की एक परिशिष्ट पतंजलि ने महाभाष्य के रूप में लिखी है, ये गलत है। उन्होंने क्या किया है? व्याख्या की है। और अष्टाध्यायी पे परिशिष्ट कितने लिखी है? कात्यायन ने लिखी है। और पतंजलि ने क्या लिखा है? व्याख्या की है इसकी, किसी चीज़ की व्याख्या करना। लास्ट स्टेटमेंट है, पाणिनि द्वारा व्याकरण की रचना 4 भागों में की गई है, जिसमें एक भाग जो है अष्टाध्यायी है। व्याकरण की रचना उन्होंने 4 भागों में की है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये सही हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा है? सी जो है असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
44 ह्वेनसांग द्वारा वर्णित भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र के पतन तथा कन्नौज के उत्थान का वर्णन किया है। ह्वेनसांग कब आया था? हर्ष के समय पे, ठीक है, हर्ष के शासनकाल में आया है। उसकी पुस्तक है सी यू की। उसने आर्थिक और धार्मिक वर्णन किया है, सामाजिक और राजनीतिक के बारे में बताया है, और उसने ये पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज के उत्थान के बारे में भी बताया है। सही है। औद्योगिक श्रेणियों तथा निगमों के विषय में चर्चा की है ह्वेनसांग ने, बिल्कुल की है, क्योंकि उसने आर्थिक बातें भी बताई हैं। थर्ड क्या है, उसने लिखा है इस समय अंतर्जातीय विवाह, विधवा विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पर उसने ये भी लिखा है कि सती प्रथा का प्रचलन था। उस समय सती प्रथा एग्जिस्ट कर रही थी। तो सत्य कथन पूछे, आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने नालंदा और विक्रमशिला दोनों विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की है? ह्वेनसांग ने नालंदा में की है पर विक्रमशिला में नहीं की है। फाहियान ने भी नहीं की है, जबकि इति सिंह ई चिंग ने दोनों ही जगह शिक्षा ग्रहण की है। ये भी चीनी यात्री ही है, और उसने भारत की वेशभूषा, खान पान आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल भारत में अवस्थित नहीं है? ये तो आप आराम से बता देंगे। बागोर भारत में है, कोल्डी हवा ये तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बुर्जहोम कश्मीर में है, और मेहरगढ़ कहाँ है जहाँ पे सबसे पहले चावल और गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले थे? वो है हमारा बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में। आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 47 प्रागैतिहासिक स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गिलुंद से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, सही है। दाइमाबाद सबसे बड़ा ताम्र पाषाणिक स्थल है, ये भी ठीक है। दाइमाबाद कहाँ है आप ये कमेंट में बताएंगे। कायथा संस्कृति स्थल नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित है, ये सही नहीं है। नर्मदा घाटी नहीं है, चंबल घाटी में है कायथा। और नवदा टोली महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये सही है। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी। सी जो है कथन सत्य नहीं है, बाकी सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 48 छठी 7वीं सदी में संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 7वीं सदी में संस्कृत के गद्य और पद्य की अलंकृत शैलियों का प्रचलन बढ़ा। उस समय क्या है, संस्कृत बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देगी, अलंकृत शैली दिखाई देगी, जैसे बहुत फ्लावरी टाइप की लैंग्वेज लिखना, वो सब दिखेगा। तो ये सही है। गद्य में अलंकरण की पराकाष्ठा वाण की कृतियों में पाई गई है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट, 7वीं सदी में देव प्रतिमाएं केवल प्रस्तर की बनाई जाती थी। 7वीं सदी की बात हो रही है, ये गलत है। जब हम देख रहे हैं कि गुप्ता तो मौर्यास के टाइम पे हमें इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियां सोने और सबकी दिखाई देती हैं, कांसे की, पत्थर की, तो 7वीं सदी में कैसे केवल प्रस्तर की दिखाई देंगी? ये गलत स्टेटमेंट है। सत्य कथन पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 2 ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 49 प्राचीन भारतीय समाज के मध्यकालीन समाज में बदलने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? आप बताइए कि कोई समाज, कोई ग्रामीण जगह है, वो कैसे कस्बे में और फिर शहर में बदल जाती है? अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण वहाँ के हर तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है, रोड बन जाते हैं, मॉल बन जाते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है। उसी तरीके से प्राचीन काल कैसे मध्यकाल में बदलने लगा था, तो उसके बारे में बताना है। मूल कारण भूमि अनुदान की प्रथा थी। आपने देखा था भूमि अनुदान दिया जाता था शासन पत्र पे लिख लिख करके, और स्पेशली पुरोहितों को दिया जाता था, ठीक है। तो भूमि अनुदान की प्रथा के कारण। नेक्स्ट, दानग्राही ब्राह्मण अपने क्षेत्रों से करों की वसूली
और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करने लगे थे। तो ये अच्छा काम था और राजा को जो है इस क्षेत्र में थोड़ा कम काम करना पड़ता था। यही लोग शांति व्यवस्था करते थे तो राजा अपना काम जो ध्यान है दूसरी तरफ भी दे सकता था। नेक्स्ट, भूमि अनुदान से भूस्वामियों का उदय होना इसका एक कारण था। इतना सारा भूमि अनुदान किया था गुप्त काल के बाद से राजा की शक्ति कम होने लगी। आपके पास ऑलरेडी ज़मीन है, आप उसमें शांति व्यवस्था बनाए हैं, आप कर वसूली कर रहे हैं, आप क्यों राजा को पूछेंगे? ठीक है, तो राजा की शक्ति जो है कमज़ोर पड़ने लगी थी। इस कारण भी मध्यकाल की ओर हम अग्रसर हुए। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है। भूमि अनुदान की जो प्रथा है ईसा की 5वीं सदी के बाद तेजी से बढ़ती गई। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। लास्ट क्वेश्चन है आज का और एंशिएंट हिस्ट्री के जो सेशन है उसका भी आज लास्ट क्वेश्चन है ये। 7वीं सदी में नई कृषि व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप आराम से इस क्वेश्चन को बता पाएंगे। फसल उपज का कर वसूल करने का कार्य बटाईदार करने लगे। आज भी आप देखते हैं बटाईदार होते हैं, ठीक है, वो हमारे खेतों का ध्यान भी रखते हैं और उसके साथ आधी फसल बांट के ले जाते हैं। तो ये सही है। जो ग्राम अनुदान में दिया जाता था उसके किसान अन्य स्थानों पर चले जाते थे। क्यों? ऐसा क्यों करेंगे? किसानों को तो अपनी ज़मीन से बहुत ज़्यादा प्यार था और ऊपर से उनसे कहा भी गया था अपनी गांव ना छोड़ें। तो वो गांव क्यों छोड़ के चले जाएंगे? वो तो उसी गांव में रहकर वहाँ की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, अन्न उपजाते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। किसान कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना सूखा पड़ जाए, वो कुछ समय के लिए ज़रूर नौकरी करने चला जाता है पर अपनी खेती पर या अपनी जहाँ ज़मीन होती है वहाँ पे ज़रूर रहता है। अब वो नहीं भी रह पाता है तो उसके घर का कोई ना कोई होता है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सत्य कथन पूछा है, आंसर हो जाएगा ए। केवल एक कथन सत्य है। तो ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। एंशिएंट हिस्ट्री भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मध्यकालीन भारत के MCQs पे। तो मध्यकालीन भारत के MCQs के लिए आप लोग बिल्कुल ये इस चैनल पे अपडेट रहिए और इसको देखते रहिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आपको इसके अपडेट मिलते रहें, कब नया वीडियो पड़ा है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच और प्लीज़